स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर लॉज ऑफ मोशन को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हम एक और टॉपिक इम्पल्स भी डिस्कस करने वाले हैं जो मोमेंटम से ही रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके काफी कॉन्सेप्ट आज क्लियर करने वाली है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो ताकि मुझे पता चले कि मैं अपने आप को कहाँ इंप्रूव कर सकती हूँ और आपके लिए मैं कैसा काम कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मोमेंटम को रिवाइज करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या है? मास इन मोशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए जो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं वो होता है dp/dt, यानी कि अप्लाइड फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा चेंज होगा। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे समझो कि आपकी कोई कार जा रही है तो आपको उसकी स्टेट को चेंज करना है, यानी कि वो यहाँ से अगर चलना स्टार्ट हो रही है और इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपको पता है उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, एक घंटे में वो 15 किलोमीटर जाने वाली है। तो वो 1 आवर के बाद यहाँ पर पहुंच जाएगी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। जब वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जब उसका मोमेंटम क्या है? कॉन्स्टेंट, उसका मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहे हो। बट अगर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। उसकी स्पीड को आपने स्लो कर दिया मोमेंटम चेंज करके। तो अब क्या होगा? हो सकता है वो इससे आगे जाए इतने टाइम में, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इतने टाइम में वो पीछे ही रह जाए, अपनी पूरी डिस्टेंस कवर ना कर पाए। जब स्पीड स्लो होगी तो वो पीछे रह जाएगी, अगर आप स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो वो आगे निकल जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई किया और उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। अगर ये फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, यानी कि आप आए अचानक, आपने उसको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई किया उस पर, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज किया और फिर आपने वापस उसका मोमेंटम वही कर दिया, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, वो जो इफेक्ट होता है वही होता है इम्पल्स। क्या होता है वो? इम्पल्स। व्हेन अ फोर्स, लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, then the momentum is known as the impulse. Change in momentum is known as the impulse and this is permanent change, finite change, यानी कि आप जो फोर्स आपने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाया है, इसकी वजह से जो मोमेंटम में चेंज होगा वो एक फाइनाइट चेंज होगा। वो चेंज आपको दिखाई भी देगा, आप फील कर सकते हैं कि हाँ अब ये मोमेंटम इसका चेंज हो चुका है। ठीक है, कैसे? देखो, आप एग्जांपल से समझो। आपके पास एक बॉल है, क्या है? बॉल। आपने उस बॉल को टुवर्ड्स द वॉल, दीवार की तरफ थ्रो किया। जब आपने दीवार की तरफ थ्रो किया, अगर ये हमारी वॉल है, दीवार है कोई, और ये हमारे पास बॉल है, तो एक v वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, तो इसके अंदर फोर्स होगा, सिंपल बात है। तो जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो ये क्या करेगी? इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा? वॉल और बॉल के बीच में एक फोर्स वर्क करेगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो वॉल है, दीवार है, वो बॉल पर एक फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या होता है, क्योंकि वो अचानक ऐसे स्ट्राइक होती है और वो वापस निकल जाती है। ऐसा तो होता नहीं है कि वो स्टिक होकर रह जाती है इस पर, ऐसा नहीं होता ना। तो ये आई और वापस निकलेगी, तो ये क्या हुआ? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स आया, लेकिन इस फोर्स ने क्या किया? उसका मोमेंटम ही पूरा चेंज कर दिया। कैसे? अगर इसका मोमेंटम इस तरह से p है, मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, तो एक वेक्टर पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करेगा। बट यहाँ पे क्या हुआ? बॉल स्ट्राइक हुई, जो दीवार थी, वॉल थी, उसने बॉल पर फोर्स अप्लाई किया, वेरी लार्ज फोर्स था, ये बहुत बड़ा फोर्स था, और इसकी वजह से क्या हुआ? इसका मोमेंटम चेंज हो गया। अब क्या हो गया? बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, नहीं हो गई? किसकी वजह से चेंज हुई? उसके मोमेंटम चेंज की वजह से। भाई, जो भी वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होती है, जो भी वेलोसिटी में चेंज होगा वो आपका मोमेंटम की वजह से चेंज होगा ना। मास इन मोशन है, क्योंकि वो मूव कर रही है, तो क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। अब बॉल ऐसे मूव ना करके ऐसे मूव करने लगी है, तो क्या हुआ? इसका मोमेंटम पूरा अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम आया है ना, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं इसको? इम्पल्स।
ठीक है। जो इम्पल्स होता है इसको हम जे से डिनोट करते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है एफ मल्टीप्लाई डेल टी। डेल टी का मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए लार्ज फोर्स अप्लाई करना है आपको, बड़ा फोर्स छोटे टाइम के लिए अप्लाई करते हैं तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा उसका जो मोमेंटम होगा वो इम्पल्स बोला जाएगा। ओके, दिस इज इम्पल्स। समझ आ गया किस तरह से फिनोमिना हमारे यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफ की हेल्प से समझेंगे तो देखो इसका ग्राफ किस तरह से होता है। सपोज दिस इज टाइम t1 एंड दिस इज टाइम t2। ठीक है, बहुत छोटा सा टाइम है ये। सपोज इस तरह से हमारा फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, जब आपका फोर्स इंक्रीज होगा इस तरह से, सपोज टाइम टी पर हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पर फोर्स अप्लाई हुआ। जब ये वॉल से स्ट्राइक किया, इस बॉल ने जैसे ये दीवार से टकराई तो इस पर फोर्स लगा दीवार की वजह से, दीवार ने इस पर फोर्स अप्लाई किया जो क्या था बहुत ज़्यादा। तो टाइम t1 से जो ग्राफ है वो एकदम ऐसे जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, बहुत ज़्यादा फोर्स है लेकिन वो बहुत जल्दी ही कम भी हो रहा है। तो क्या होगा, ये ग्राफ तुरंत मैक्सिमम होके मिनिमम ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत छोटा टाइम है। ओके, तो ये इसका जो ये पार्ट है ये दिखाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स। ये पार्ट क्या है, इम्पल्स। तो जे की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एफ मल्टीप्लाई डेल टी। ओके, क्लियर है, समझ आ गया क्या इम्पल्स होता है, किस तरह से वर्क करता है। अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, न्यूटन सेकंड। ओके, न्यूटन सेकंड। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ा था। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, फर्स्ट लॉ बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए आपको उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है, यानी कि जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। सेकंड लॉ क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अप्लाइड फोर्स है वो ये होता है या फिर F इज इक्वल्स टू एम में होता है। ठीक है, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। अब देखो यहां से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स से फोर्स देना पड़ेगा, यानी कि आपको एक अदर ऑब्जेक्ट से फोर्स देना पड़ेगा। अगर मेरे पास ये मार्कर है, इस तरह से रखा हुआ है, इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। कब तक, जब तक मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगी नहीं। और एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आएगा, किसी एक्सटर्नल सोर्स से। अगर ये एक्सटर्नल सोर्स है मेरा हैंड, तो मेरे हैंड ने इस पर फोर्स अप्लाई किया और इसकी स्टेट चेंज कर दी। या फिर ये इस तरह से है, मेरे ये हैंड एक्सटर्नल सोर्स हुआ, ये इस तरह को ऊपर पुल करेगा इसको और इस तरह से मारकर ऊपर चला जाएगा। तो आपको फोर्स को चेंज करने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो अदर ऑब्जेक्ट से आपको मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज समझो कि जो फोर्स है वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वर्क करता है। फोर्स ऑलवेज वर्क्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। सिंगल फोर्स कैन नॉट बी वर्क, फोर्स वर्क ऑलवेज इन अ पेयर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे हैंड ने, देखो ऐसा नहीं है ऐसे जाएगा और ये मार्कर ऐसे ही ऊपर चला गया, नहीं जाता ना। हमें अपने हैंड को भी तो थोड़ा सा इस तरह से पुश करना होगा या फिर ऐसे। ठीक है, जब आप बॉल पकड़ते हैं आप क्या करते हैं, ऐसे कैच आता है और अपना हाथ ऐसे पीछे करते हैं। क्यों करते हैं, इसका रीजन पता है क्या होता है, ये है ऑब्जेक्ट ए जो फोर्स अप्लाई कर रही है ऑब्जेक्ट बी पर। ओके, मेरे हैंड ने इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो ये मार्कर है ये भी मेरे हैंड पर ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। ठीक है, क्या बताया था न्यूटन ने कि इफ यू अप्लाई अ फोर्स एट एनी ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो देन द ऑब्जेक्ट ऑल्सो अप्लाइड एट यू आर रिवर्स इक्वल ऑपोजिट फोर्स, यानी कि दूसरी जो ऑब्जेक्ट है वो भी आप पर इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, जैसे मैंने इस मार्कर को इस तरह से थ्रो करने के लिए ऐसे इसको फोर्स दिया ना, सिमिलर इसने भी मेरे हैंड को डाउनवर्ड फोर्स दिया है। जब आप बॉल कैच करते हो तो बॉल ऊपर से आती है, तो आप इस तरह से फोर्स लगा के उसको रोक रहे हो ना, तो बॉल भी आपको नीचे ऐसे पुश कर रही है। ठीक है, और आप उसको ऐसे ऊपर रोक रहे हो, आपका हैंड ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा है, अपवर्ड फोर्स। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज द एक्शन रिएक्शन लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। एक्शन रिएक्शन से यहाँ क्या मतलब है, एक्शन क्या है, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट बी पर। ठीक है, और रिएक्शन क्या है, जो ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर यानी आप पर रिवर्स फोर्स लगा रही है, ऑपोजिट फोर्स लगा रही है, वो क्या है, रिएक्शन। यानी हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है। ठीक है,
तो इसको हम किस तरह से दिखाते हैं, अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज में देखें, सपोज वी हैव अ ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी. ओके, object A apply a force FAB at object B. Now the object B also apply the reverse opposite force FBA at object A. Okay, but FBA is equals to minus FAB. ठीक है, ये इक्वल होगा बट ऑपोजिट होगा, दूसरे डायरेक्शन में वर्क करेगा. यानी अगर बॉल ऐसे जा रही है, यहाँ पे देखो जैसे बॉल ऐसे गई, बॉल ने इस तरह से फोर्स लगाया, बॉल ने क्या किया, आपकी दीवार पे इस तरह से फोर्स अप्लाई किया और दीवार ने बॉल पर ऐसे फोर्स अप्लाई किया. तो ये क्या है, दिस इज एक्शन रिएक्शन लॉ. देखो ये लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ऐसे ही बोल दिए गए हैं. न्यूटन ने जो कुछ भी बात बोली है ना, वो नेचर की स्टडी से बोली है, नॉर्मल. देखो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान से समझना. आप किसी भी बॉल को पुश कर रहे हैं या फिर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं, अभी हमने जो इम्पल्स में एग्जांपल पढ़ा वो देखो, आपकी बॉल आई और इस तरह से बॉल को उसने पुश किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया. अब देखो अगर रिएक्शन फोर्स ना हो तो क्या होगा, बॉल इस तरह से बॉल को पुश कर रही है, तो ये क्या होगा, ये इस बॉल के पूरा अंदर चली जाएगी. ठीक है, इसमें पूरा अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी. बट जैसे ही बॉल जो है आके दीवार पे लगी है, दीवार ने इसको ऐसे धकेल दिया. ठीक है, इसको इस तरह से पुश कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, क्योंकि इसने इतना ही फोर्स लगाया, ये भी इतना ही फोर्स लगा के इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रही है. तो इसको इस वजह से क्या हुआ, हमारे जो मूवमेंट्स है ना नेचर के, वो एग्जिस्ट ही सिर्फ एक्शन रिएक्शन लॉ की वजह से करते हैं. जब रॉकेट लॉन्च होते हैं ना, तो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए भी एक्शन रिएक्शन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि जब रॉकेट जाता है, अगर एटमॉस्फेयर में इस तरह से जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, जो इसको फ्रिक्शन भी देते हैं, इसको एनर्जी भी दे सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो रॉकेट होता है ना, ये लॉन्च किया जाता है, तैयार किया जाता है, इसकी पूरी स्टडी करके एक्शन रिएक्शन लॉ की. ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ की ही वजह से आप अर्थ पर मूव कर पा रहे हो, सारी ऑब्जेक्ट्स जितनी भी अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही हैं. क्यों, क्योंकि अगर ये अर्थ है, ओके, देखो स्टूडेंट्स, मेरे आर्ट पे तो जाना मत, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है. अगर ये अर्थ है हमारी और इस तरह से आप यहाँ पे चल रहे हो, तो क्या होगा, आप इस तरह से डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करोगे ना अर्थ पर. तो देखो जब आप डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करो और अर्थ आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है, तो क्या होगा, आप इसके सीधा अंदर चले जाओगे. क्या होगा, सीधा अंदर चले जाओगे. बट होता क्या है, आप अर्थ पर ही चलते रहते हो. क्यों, क्योंकि अर्थ जो होती है ना, इसको ऊपर की तरफ इस तरह से पुश कर देती है, इस तरह से धक्का दे देती है कि बाहर जाओ. ठीक है, यहाँ मत आओ. तो इसीलिए हमारा थर्ड लॉ जो है ना एग्जिस्ट करता है नेचर में, इसी के एग्जिस्टेंस की वजह से आपका एग्जिस्टेंस है. अगर नेचर में थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसा कुछ होता ही नहीं ना, कि जिस भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करोगे वो अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी, तो आपका जो लाइफ थी ना वो भी इम्पॉसिबल थी. क्लियर है, समझ आ गया. अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने एक दोस्त के साथ इसे शेयर जरूर करना. तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूसडे एक नई वीडियो के साथ.